तीनों किले में पहुंचकर दोनों जगह की बिखरे हुए खूनों को देखकर कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े हो गए। राजू तो वहीं खड़े खड़े पल में ही कांपने लगा। उसे कांपते देखकर तेज उसे झकझोर कर हिलाया और बोला, अपने आप को मजबूत करो, अब हिलने से काम नहीं चलेगा। इतना सारा खून बिखरा हुआ है, इसे साफ करने को सोचो। ऐसा कहने के बाद पल में ही तेज अपनी शर्ट उतारने लगा, फिर जल्दी से बनियान उतारकर नीचे बिखरे खून पर फेंक दिया और अपनी शर्ट पहन लिया। तुम दोनों भी जल्दी से अपनी बनियान उतारो। उसकी बात सुनकर पल में ही यंत्रवत दोनों ने अपनी बनियान उतार लिया और बिखरे हुए खून को साफ करने लगे। कुछ पल में कुछ खून तो साफ हो गया, लेकिन अब भी कुछ खून बिखरा हुआ था जो बनियान में शौफ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति देखकर मनोज बोला, अब क्या करें? तू दौड़ कर जा, मेरी गाड़ी की हैंडल में कुछ कपड़ा पड़ा होगा, उसे ले आओ। तेज की बात सुनकर मनोज सहम गया और बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भागकर जल्दी जाओ, और अगर नहीं जाएगा तो दोनों जाकर बाहर कहीं से थोड़ी मिट्टी लेकर आओ। जल्दी करो, अन्यथा अगर कोई आ गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तेज ने मनोज को डपट कर कहा। मनोज वहां से उठकर जल्दी बाइक से कपड़ा लेने के लिए बावड़ी की ओर भागा और कुछ ही देर में वहां से कपड़ा उठाकर ले आया। राजू भागकर बाहर से मिट्टी ले आया। फिर तीनों ने जैसे तैसे खून को साफ किया, फिर धब्बों पर मिट्टी रगड़ रगड़ कर उसे दूर बिखेरा, पर अब भी दाग कहीं कहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसे क्या करें, कहां फेंके? मनोज ने तेज की ओर देखते हुए कहा, तू ऐसा कर, इसको कुएं में ही डाला या झाड़ी में फेंक दो। अरे नहीं, इधर ही दूर कहीं। तेज की बात सुनकर मनोज जल्दी ही उसे कहीं झाड़ियों में फेंक कर आ गया। तू ऐसा कर, ऊपर जाकर कुछ पत्थर यहीं आंगन में गिराओ। तेज की बात सुनकर राजू ने मनोज को कहा, तुम भी चलो, अकेला नहीं होगा। राजू और मनोज दोनों छत पर भागे और उन्होंने वहां से छत की रेलिंग से कई चट्टानें भर भरा कर धड़ाम से गिरा दिया। तेज अब उन चट्टानों को उठा उठाकर खून के बने धब्बों के पर पटक रहा था। इमली और अरुण की आत्मछाया बेबस और लाचार उन तीनों को ऐसा करते हुए देख रही थी और उन्हें चोट पहुंचाने और उन पर चीखने की लगातार कोशिशें कर रही थीं, लेकिन वे दोनों ऐसा करने में सफल नहीं हो रहे थे। उन दोनों को ऐसा लगता था जैसे वे दोनों बहरों के सामने चीख चिल्ला रहे हों। मनोज और राजू का छत के ऊपर से उतरकर आते ही तेज उनके साथ हो गया। तीनों तेजी से किले से बाहर निकले। किले के खंडहर से जल्दी से निकलकर बावड़ी के पास खड़ी अपनी बाइक के पास पहुंचकर जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अरुण और इमली की आत्मछाया भी उन तीनों के पीछे पीछे बावड़ी की सीढ़ियों तक बाइक के पास आई। वे दोनों ही उनकी बाइक को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों उसे पकड़ने में सफल नहीं हो रहे थे। तेज हड़बड़ी में अपनी संतुलन नहीं बना पाया और बाइक के चालू होने से पहले ही संतुलन खोकर तीनों किनारे लुढ़क गए। फिर तीनों ने जल्दी से उठकर बाइक को सीधा किया और उसे चालू कर जल्दी ही वहां से निकल गए। अरुण और इमली की आत्मछाया अब भी उस बाइक के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। अपने घर पहुंचने से पहले ही तेज ने अपनी बाइक रोक दी। फिर मनोज और राजू दोनों उतर गए। वे दोनों अपनी अपनी चाल बदलकर आगे पीछे होकर चलने लगे। फिर मनोज तेजी से राजू के आगे निकल गया। इमली और अरुण की आत्मछाया वह मृत्यु को भूलकर उछलते कूदते हुए इस तरह अपने घर पहुंचे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इमली अपने भाई राजू से पहले ही अपने घर पहुंच गई। उसकी मां किचन के बाहर हॉल में बैठकर चावल बीन रही थी। अपनी मां को देखते ही वह चहक कर बोली, मम्मी, आज क्या बना रही हो? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अपनी बातों पर मां की कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह सोचने लगी, हाय, मुझे क्या हो गया है? फिर वह अपनी मां को उसके कंधे से पकड़कर हिलाना चाही, तो इसमें भी वह सफल न हो सकी। वह अपनी मां को स्पर्श भी नहीं कर सकी थी। वह दुखी होकर सोचने लगी, हाय, यह क्या हो गया? क्या मैं अब कभी भी अपनी मां से बातें नहीं कर पाऊंगी, उसे छू नहीं सकूंगी? वह बहुत खिन्न और दुखी होती हुई देर तक अपने घर में इधर उधर भटकती रही। अब उसे बहुत जोरों की भूख प्यास लग रही थी। वह किचन में पहुंची और इधर उधर देखने लगी। फिर फ्रिज को खोलना चाही, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था पानी के बिना मर जाएगी। फिर वह नल को खोलकर पानी निकालना चाही,
लेकिन इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। वह उदास होकर चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी चिल्लाहट उसकी कानों में ही घूंट कर रह गई। फिर वह बाहर आकर माँ के पास खड़ी होकर चीखने चिल्लाने लगी। बहुत देर तक रोती चिल्लाती हुई माँ को पुकारती रही, लेकिन उसकी माँ ने उस चावल की उस थाली से ध्यान भी नहीं हटाया जिसे वह साफ कर रही थी। इमली अपने कमरे पर पहुंची। वह वहां पड़े अपनी पुस्तकों और कपड़ों को छूना चाही, लेकिन इसमें भी वह सफल न हो सकी। कुछ पल इधर उधर भटकने के बाद घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ ही पड़ी थी कि उसे उसका भाई राजू घर में आता हुआ दिखाई दिया। वह उसे रोकने की कोशिश करने लगी, जिसमें भी वह नाकाम हो गई। राजू चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इमली की आत्मछाया उसके पीछे दौड़ी। कमरे में जाकर वह अपना सिर पकड़कर उदास बैठ गया। कुछ पल बाद सोचकर रोने लगा। इमली को उसका रोना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वह चुप हुआ तो कुछ देर तक यूं ही गुमसुम बैठा रहा। कुछ देर यूं ही बैठा रहने के बाद वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। राजू ने अपने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाथरूम के अंदर अपने भाई को देखते ही इमली की प्यास एक बार फिर हरी हो गई। इमली बिना दरवाजा खुले ही बाथरूम के अंदर प्रवेश कर गई। उसका भाई अब नल खोलकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। पानी को देखकर इमली की प्यास 1000 गुनी हो गई। वह जल्दी से नल की बहते हुए धार के नीचे अपना हाथ बढ़ा दी, पर एक बूंद पानी भी वह अपने हाथों में रोक नहीं पा रही थी। वह परेशान हो गई। हाय, यह क्या हो गया? आखिर मैं ऐसे कब तक जीऊंगी? फिर वह दौड़कर घर से बाहर निकल गई। अब वह दौड़ती हुई बावड़ी की ओर भाग रही थी। आगे क्या होने वाला है? क्या इमली अपने माँ बाप को बता पाएगी? उसे किसने मारा है? क्या उसकी मौत को राजू छिपा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।